बांकीपुर उपचुनाव का मतदान खत्म हो चुका है। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि बांकीपुर उपचुनाव में महज 34.30% मतदान ही हुआ। सवाल है, आखिर बांकीपुर के मतदाता वोट क्यों नहीं डालते? ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। 3 लाख से ज्यादा वोटर, मैदान में 25 उम्मीदवार, 1 विधानसभा सीट और 3 धुरंधर। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो चुका है और अब सबकी नजरें टिकी हैं 3 अगस्त पर, जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा और वोटों की गिनती होगी। गिनती में कौन बाजी मारेगा ये तो 3 दिन बाद पता चलेगा। पर एक बात जो इस चुनाव में समझ आई वो ये कि बांकीपुर के मतदाता वोट ही नहीं डालते। इस उपचुनाव में महज 34.30% वोटिंग हुई। बांकीपुर विधानसभा सीट बिहार के सबसे जागरूक मतदाताओं की आबादी वाली सीट है। इसके बावजूद इतनी कम वोटिंग प्रतिशत होने पर सवाल तो उठता ही है कि आखिर बांकीपुर के मतदाता वोट क्यों नहीं डालते। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रजनीश कुमार, विनीता मिश्रा और आनंद अमृत राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बांकीपुर में उपचुनाव को लेकर आज मतदान हुआ, लेकिन इस मतदान में सबसे चिंता वाली बात यही रही कि परसेंटेज काफी कम रहे। इसीलिए यह सवाल पूछा जा रहा है कि बांकीपुर के मतदाता आखिर वोट क्यों नहीं डालते। तो आप इस खबर को विस्तार से समझिए। देखिए, इस बार के उपचुनाव की अगर बात करें तो जो मतदान प्रतिशत सामने आया है वो बहुत ही कम है, 34.30% सिर्फ मतदान हुआ है, लगभग 35% मान लीजिए। अब ये सवाल हम क्यों कर रहे हैं, इसे समझने के लिए आप पहले बांकीपुर सीट पर वोटिंग का ट्रेंड समझिए। 2005 से शुरुआत करते हैं। 2005 में फरवरी में हुए चुनाव में 34.4% वोटिंग हुई। हालांकि तब हैंगिंग असेंबली के चलते किसी की सरकार नहीं बन पाई थी। 2005 में अक्टूबर-नवंबर में दोबारा चुनाव हुए, तब भी इस सीट पर 33.2% ही वोटिंग हुई। फिर 2006 के उपचुनाव की बात कर लीजिए, उसमें सबसे कम 19.85% वोटिंग हुई। फिर आता है विधानसभा चुनाव 2010 का। 2010 के आंकड़े भी आप देख लीजिए। 2010 में भी बांकीपुर की जनता ने सिर्फ 36.96% वोट किया। 2015 में, यानी 2015 के विधानसभा चुनाव के वक्त में भी बांकीपुर में 40.25% मतदान ही हुए। फिर 2020 में 35.92% वोट ही डाले गए। फिर 2025 में 41% वोट पड़े थे। और ये वोटिंग ट्रेंड हैरान करने वाला क्यों है, इसे समझने के लिए आप बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का पूरा भूगोल भी समझ लीजिए। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ कई राजनीतिक और व्यावसायिक इलाके हैं, जैसे फ्रेजर रोड, डाक बंगला चौराहा, बुद्ध मार्ग, एग्जीबिशन रोड, बोरिंग रोड। कई पॉश रिहायशी कॉलोनियां भी हैं इस क्षेत्र में, जैसे कदम कुआं, लोहानीपुर, फिर मोहानी, बुद्धा कॉलोनी। इतना ही नहीं, पटना का ऐतिहासिक गोलघर, गांधी मैदान, बिस्कोमान भवन और खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, ये सब इसी विधानसभा क्षेत्र में पड़ते हैं, जो पॉश इलाका है, पॉश एरिया है। अब आप खबर तो समझिए। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में पटना के सबसे पॉश इलाके और इस विधानसभा क्षेत्र की 100% आबादी शहरी है। जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक लगभग यहाँ 87.82% साक्षरता रेट है। संसाधनों और जागरूकता की कोई कमी नहीं है। सबको पता है कि मतदान करना उनका अधिकार है। एक एक वोट से वो अपने फैसले को बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी वोट नहीं कर रहे। बांकीपुर के मतदाता वोट क्यों नहीं डालते, ये बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है, क्योंकि यहाँ ना तो जागरूकता की कमी है, क्योंकि सभी लोग जागरूक हैं और सभी साक्षर हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। नीट पेपर लीक मामले पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में पैलेट गन के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने केंद्र से जंतर मंतर पर तैनात आरएएफ के गोला बारूद हथियार और ड्यूटी पर मौजूद लोगों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को कहा। इसके साथ ही पूछा कि पैलेट गन का इस्तेमाल कैसे होता है, उसके इस्तेमाल की एसओपी क्या है।
याचिका में पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की गई थी। अदालत ने सरकार को पैलेट गन से जख्मी प्रदर्शनकारियों का इलाज कराने का भी निर्देश दिया है। तो आज कोर्ट ने क्या कहा, क्या कुछ हुआ, ये सब कुछ विस्तार से आपको समझाते हैं। क्या नियम कहते हैं ये भी आपको समझाते हैं। अब आप पूरी खबर समझिए। देखिए, पैलेट गन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को समझने से पहले सबसे पहले आप ये समझिए कि पूरा मामला क्या है। तो 20 जुलाई को सीजेपी समर्थकों ने संसद मार्च किया था। भीड़ संसद भवन के नजदीक तक पहुंच गई थी। सुरक्षा बलों ने भीड़ को हटाने के लिए बल प्रयोग किया। फिर लाठीचार्ज और टीयर गैस के गोले भी प्रदर्शनकारियों पर छोड़े गए। मार्च के ही दौरान कार्रवाई पर सवाल उठाए गए हैं। छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आरोप लग रहा है। अब इस मामले पर इतना बवाल आखिर क्यों मच गया, ये समझने के लिए आपको ये भी समझना होगा कि पैलेट गन होता क्या है। तो आपको बता दें कि पैलेट गन एक कम घातक हथियार है। एक कारतूस में लोहे या फिर धातु के 50 से 500 छोटे छर्रे होते हैं। फायर करने पर हवा में फैलकर बड़े इलाके को ये प्रभावित करते हैं। जानलेवा हथियारों की श्रेणी में ये नहीं आती है। नजदीक से लगने पर त्वचा को चीरकर गंभीर चोट जरूर पहुंचा सकती है। अब कोर्ट की टिप्पणी समझने से पहले नियम भी आप जान लीजिए कि इसे लेकर नियम क्या है हमारे देश में। तो भारत में पैलेट गन को लेकर क्या नियम है वो आपको बताते हैं। भारत में पैलेट गन पर पूरी तरह बैन नहीं है, मतलब इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हालात काबू से बाहर होने पर ही पैलेट गन चलाने की अनुमति है। आखिरी विकल्प के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब जब आप प्रदर्शनकारी को बिल्कुल नहीं रोक पा रहे हैं तब जाकर इसका यूज हो सकता है। अब पैलेट गन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो समझिए। तो घायल प्रदर्शनकारियों का इलाज सरकार कराए, ये निर्देश सरकार को दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैलेट गन के इस्तेमाल पर फिलहाल रोक नहीं लगाई जाएगी। पुलिस विशेष स्थितियों में इसका इस्तेमाल कर सकती है, यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई। और इस्तेमाल से जुड़ी गाइडलाइन पर केंद्र सरकार से जवाब भी सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। जंतर मंतर पर तैनात आरएएफ के गोला बारूद का रिकॉर्ड भी सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। हथियार और ड्यूटी पर मौजूद लोगों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पैलेट गन का इस्तेमाल कैसे होता है। तो पैलेट गन के इस्तेमाल की एसओपी क्या है, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है और आगे फिर इस पूरे मामले पर देखना होगा कि फैसला क्या आता है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। जेपीएससी और जेएसएससी में गड़बड़ी पर रांची में पूरे झारखंड से जुटे छात्रों का सत्याग्रह आंदोलन जारी है। छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डेरा डाल रखा है और 4 सूत्री मांग को लेकर आंदोलन पर डटे हुए हैं। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जेपीएससी जेएसएससी में गड़बड़ी पर जंग। पहले रांची में छात्रों का संविधान मार्च, फिर जयपाल सिंह स्टेडियम में डाला डेरा। भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान जारी। क्या सत्याग्रह से समस्या का निकलेगा समाधान? झारखंड में अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती का जिम्मा जेपीएससी और जेएसएससी के पास है, लेकिन दोनों की ओर से ली जा रही परीक्षा और जारी नतीजों में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। परीक्षा में जारी अनियमितता से नाराज छात्र अब आंदोलन पर उतर आए हैं। बुधवार को मोरहाबादी मैदान में छात्र जुटे, रांची की सड़कों पर संविधान मार्च निकाला। अब छात्रों का आंदोलन जयपाल सिंह स्टेडियम में शिफ्ट हो गया है। छात्रों का साफ कहना है कि जब तक उनकी 4 सूत्री मांग नहीं मानी जाती, आंदोलन जारी रहेगा। सरकार जब तक हमारी ये 4 मांगों को नहीं सुनती है तब तक ये हम लोग को चलता रहेगा। हो सकता है इसका प्रारूप चेंज हो जाए। अभी जो हम लोग अनशन में बैठे हैं ये भूख हड़ताल हो सकता है। राज्य सरकार को हम लोगों से वार्ता करने के लिए उनको पहल नहीं करनी चाहिए। हम लोग तो तय कर दिए कि हम लोग यहाँ तब तक बैठेंगे जब तक हम लोग की 4 जो प्रमुख जायज मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती।
दिल्ली में नीट पेपर लीक के खिलाफ जारी आंदोलन की सफलता के बाद झारखंड में भी उसकी तपिश महसूस की जा रही है। छात्रों को उम्मीद है कि एकजुट होकर वे जेपीएससी और जेएसएससी में जारी गड़बड़ियों को दूर करने में कामयाब होंगे। छात्रों के आंदोलन पर सियासत गरमाई हुई है तो सरकार की ओर से कार्रवाई भी जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सियासी मंच से दूर रहने का दावा करने वाले छात्रों का आंदोलन कब समस्या का समाधान निकाल पाता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा और ओम प्रकाश के साथ हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। तो झारखंड के जो छात्र हैं वो रांची में डेरा डाले हुए हैं और सभी एक स्वर में यही मांग कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती हो। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं। अब आप पूरी खबर समझिए। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी को लेकर आखिर बवाल क्यों मचा हुआ है, इसे समझने से पहले आप ये समझिए कि पूरा मामला क्या है। देखिए, रांची में जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के मुद्दे पर छात्र धरना दे रहे हैं। ये जो छात्र हैं वो झारखंड के अलग अलग जिलों से रांची आए हैं, जहां ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। 4 सूत्री मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है, यानी इन सभी प्रदर्शनकारियों की 4 मांगे हैं। छात्रों की मांग क्या है वो भी समझिए। छात्र की मांग है कि पारदर्शी परीक्षा हो जाए, परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है। तीसरी मांग है सीबीआई जांच की। चौथी मांग है कि भ्रष्ट कर्मचारियों पर कार्रवाई हो और ब्लैक लिस्टेड एजेंसियों पर रोक लगे। अब आप समझिए कि जेपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर विवाद क्यों। तो 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा पहले दिन से ही विवादों में है। पहले परीक्षा के प्रश्न पत्र में अनुवाद में गलतियां मिली थी और ये भी बताया जा रहा है कि परीक्षा का रिजल्ट जब आया तो उसके बाद ये विवाद और ज्यादा गहरा हो गया, क्योंकि रिजल्ट पर आयोग के 3 सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं था। रिजल्ट के साथ कट ऑफ अंक सार्वजनिक नहीं किए गए थे। अब जब अंक सार्वजनिक नहीं किए तो इससे अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई। अब परीक्षा संचालन करने वाली एजेंसी जो है वो सवालों के घेरे में आ गई है। एजेंसी के यूपी में ब्लैकलिस्ट होने की जानकारी भी सामने आई है, यानी जिस एजेंसी ने झारखंड में एग्जाम कंडक्ट कराए वो यूपी में ब्लैकलिस्टेड है। तो जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी का ये कोई पहला मामला नहीं है। देखिए, 11 पुरानी भर्ती परीक्षाओं की जांच पहले से ही सीबीआई कर रही थी। हाल ही में आयोजित अब 6 नई नियुक्ति परीक्षा में भी गड़बड़ियों का आरोप है। करीब 2 दशक में जेपीएससी की 11 परीक्षाओं पर सवाल उठे हैं। बार बार गड़बड़ियों को लेकर लोगों में अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अब सीआईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो आपको बताते हैं कि सीआईडी जांच में अब तक हुआ क्या। सीआईडी अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस पूरे मामले में पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते से लगातार पूछताछ जारी है। एल ख्यांगते का पासपोर्ट सीआईडी ने जब्त किया है। विदेश दौरों की जांच चल रही है। टीडीपीएल और पूर्व चेयरमैन के संबंधों की जांच भी सीआईडी कर रही है। सभी गिरफ्तार आरोपी सीआईडी रिमांड पर हैं और सभी से पूछताछ जारी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, छापेमारी हो रही है और इसी कड़ी में आय से अधिक संपत्ति के मामले में आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने लघु सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार चौधरी के 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। दावा है कि अभियंता के पास आय से करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए अधिक की संपत्ति मिली है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इसी कड़ी में लघु सिंचाई विभाग में सासाराम में कार्यरत कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार चौधरी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। ईओयू की टीम ने एक साथ 6 ठिकानों पर दबिश दी। दानापुर, मुजफ्फरपुर, सासाराम और बांका समेत कई जगहों पर चल रही इस कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने संपत्ति से जुड़े अहम दस्तावेजों को खंगाला। बैंक के खाते की जांच की गई। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि अभियंता की संपत्ति के स्रोत क्या हैं और आय के मुकाबले उनका अनुपात कितना है। शुरुआती जांच में अभियंता के पास करीब
1 करोड़ 20 लाख रुपए के पुख्ता सबूत हैं, जिसके आधार पर आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप सामने आया है, जिस पर यह कार्रवाई की गई। यहाँ अभियंता है अरविंद चौधरी जी, तो हम लोग आर्थिक अपराध से आए हैं। उनके अन्य ठिकाने पे, यहाँ के अलावा अन्य ठिकाने पर भी छापेमारी चल रही है आर्थिक अपराध की। कुछ बरामद हुई है सर? नहीं, है कार्यालय से तो अभी ऐसा कोई हुई है सर। आर्थिक अपराध आय से अधिक संपत्ति के आर्थिक अपराध इकाई की ये कार्रवाई साफ संकेत देती है कि भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति के मामलों में जांच एजेंसियां अब और अधिक सख्ती के साथ कार्रवाई कर रही है। फिलहाल ईओयू जब्त दस्तावेजों और वित्तीय लेन देन की जांच में जुटी है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमरजीत शर्मा, सासाराम से अजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। अब लगातार प्रहार हो रहे हैं। हम आपको पूरी खबर समझाते हैं, आप पूरी खबर समझिए। घूसखोर इंजीनियर पर ईओयू के एक्शन को समझिए। घूसखोर इंजीनियर पर ईओयू के एक्शन को समझने से पहले आप ये समझिए कि किस पर शिकंजा कसा गया है। कार्यपालक अभियंता पर ईओयू ने शिकंजा कसा। अरविंद कुमार चौधरी के 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये छापेमारी की जा रही है। और आपको बता दें कि सासाराम में पदस्थापित हैं अरविंद कुमार चौधरी, लघु सिंचाई विभाग में कार्यपालक अभियंता के तौर पर काम करते हैं। करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए के पुख्ता सबूत मिले हैं। अब ईओयू ने कहां-कहां रेड मारी है ये भी जान लीजिए। तो कई जगह हैं जिसमें दानापुर, मुजफ्फरपुर, सासाराम और बांका शामिल है। किन कागजातों के जांच कर रही है ईओयू, अब आप इसे भी समझिए। तो कई कागजात मिले हैं, बैंक के खाते की जांच चल रही है, निवेश से जुड़े जो दस्तावेज मिले हैं उसकी जांच चल रही है, नकदी और आभूषण बरामद हुए हैं उसकी जांच चल रही है, और संपत्ति का सत्यापन के साथ ही कई फाइलों की जांच चल रही है। इसके अलावा वित्तीय लेन देन की जांच भी ईओयू की टीम कर रही है। अब आप खबर तो समझिए। घूसखोर अधिकारियों के खिलाफ सरकार का जीरो टॉलरेंस है। चुन चुन कर रिश्वतखोरों के खिलाफ एक्शन हो रहा है, और यही वजह है कि बिहार सरकार अब उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन ले रही है। बढ़ते हैं आगे और बात एक ऐसी खबर की जिसका सरोकार आपसे है। केंद्र सरकार ने डीप फेक का पता लगाने के लिए 13 जिम्मेदार एआई परियोजनाओं को मंजूरी दी है, और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी तय करने के लिए भी सख्त नियम बनाए गए हैं। और अब आपको पूरी खबर समझाते हैं। सरकार का ये जो फैसला है क्यों लिया गया और इस फैसले से कैसे आपका फायदा होगा। देखिए, एआई को लेकर केंद्र सरकार ने ये सख्त फैसला लिया है। फर्जी फोटो, वीडियो और ऑडियो पर सख्त कदम उठाए गए हैं। डीप फेक से निपटने के लिए कानूनी प्रावधान है। 13 एआई प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। अब केंद्र सरकार जो है वो डीप फेक पहचानने की तकनीक विकसित की जा रही है। आईआईटी जोधपुर, आईआईटी मद्रास और आईआईटी खड़गपुर को जिम्मेदारी मिली है। 10 फरवरी 2026 से आईटी नियमों में संशोधन लागू होगा। एआई से बने कंटेंट पर स्पष्ट लेबल होना जरूरी होगा। डीप फेक पहचानने की ये पूरी तैयारी की जा रही है। आपत्तिजनक एआई कंटेंट पर तुरंत कार्रवाई होगी। इसके साथ ही सरकार कोर्ट के आदेश पर कंटेंट को हटाना होगा। कंटेंट हटाने की समय सीमा जो है वो 36 घंटे से घटाकर 3 घंटे कर दी गई है। संवेदनशील शिकायतों का 2 घंटे में ही निपटारा हो जाना चाहिए, ये सख्ती बरती गई है। अब आपको बताते हैं, गैर कानूनी कंटेंट की पहचान और रोकथाम करनी होगी। नियमों का पालन नहीं करने पर सरकार कार्रवाई भी कर सकती है। आईटी एक्ट के तहत कानूनी सुरक्षा खत्म भी की जा सकती है। नागरिकों की साइबर सिक्योरिटी को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है, और इसीलिए केंद्र सरकार इसे लेकर काफी सख्त है। इसे